About a warrior. ले हाथ खड़क कंधे भाला सीने में धधकती ले ज्वाला चेतक संचल कूच पड़ा बने शूरवीर वो टूट पड़ा। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं आपके सामने एक ऐसा प्रेरणा स्रोत, ऐसा नाम जिसका जीवन सेवा की मिसाल है, जिनकी समाज सेवा की यात्रा सन 1962 से प्रारंभ हुई थी और जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष का सामना करते हुए समाज के वर्ग के लिए कार्य किया है। आज हम बात कर रहे हैं इस गांव के श्री भैयालाल जी श्रीवास्तव, जो लगभग 82 वर्ष की उम्र में भी जनहित के कार्यों में सक्रिय हैं। तो आइए मिलते हैं इस अद्भुत व्यक्तित्व से जो और जानते हैं उनके जीवन की संघर्ष गाथा और प्रेरणादायक यात्रा को। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही टगर है उसका प्रस्थानम। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही टगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं, संयम खो दे जो शख्स कभी दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। घाटों पर आए वृंदावन पाप पुण्य का। नमस्कार दादाजी, आपका स्वागत है देव की बात चैनल में। धन्यवाद जी, शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। आपका प्रारंभिक जीवन बचपन कैसा था और आपके परिवार की पृष्ठभूमि उस समय कैसी थी? हमारा जन्म है 27 मार्च सन 1944 का, जब अंग्रेजी शासन था अपने हिंदुस्तान में। ग्राम भेंसवाई है, जिला रायसेन की बेगमगंज तहसील में ग्राम भेंसवाई का हमारा जन्म है। और हमारे पिताजी जिला सागर के थे, 18 गांव के जमींदार थे जी। आदि सिमर उनकी स्वतंत्रता संग्राम में गुजरी थी, देश की आजादी की लड़ाई में। जब देश आजाद हो गया तो जागीरें सब समाप्त हो गई, तो वहां से फिर भेंसवाई आए थे। फिर भेंसवाई में रहने के बाद फिर सन 1959 यानी 15 जून 1959 में इस ग्राम में हम पहली बार आए हैं। यानी कि ये गांव अपन ने खरीदा है। ये गांव सागवानी, ग्राम सागवानी अपन ने 370 बीघा भूमि है जी, अपन ने खरीदी है सन 59 में, 1959 में। हाँ, 15 जून 59 में पहला कदम सागवानी रखा है। अच्छा, तो उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? उसके कम से कम 16-17 साल की उम्र होगी हमारी। उसके बाद जैसे हम आ जाते हैं तो आपके पिताजी का जब स्वर्गवास हो गया, तब उस समय आपने परिवार को कैसे संभाला? यहाँ पे जब हम नए नए आए थे तो ये जमीन जो हमने खरीदी है वो 3 बार पहले बिक चुकी है। मतलब जो गरीब आदमी आते थे बेचारे खरीदते थे जी। तो जो मालिक था इस जमीन का तो पैसा खींच लेता था और भगा देता था, ठीक है, बेनामा नहीं करता था। चौथी बार में हम लोग फंस गए। किस्मत की बात के बेनामा हो नहीं सका, कि लिखा पढ़ी कुछ हो नहीं सकी, और पिताजी का 18 जनवरी सन 1962 में देहांत हो गया। अब हमारे 3 छोटे भाई हमसे, हम 4 भाई और बेवा माँ हमारी यहाँ बची। अब इस इलाके में हम नए नए थे, न किसी से जान न पहचान न कुटुंब न परिवार, हमारा कोई नहीं था सागवानी में। और बस वो आ गए जो जमीन मालिक थे, कहने लगे चलो भगो, हमने कब जमीन बेची, चलो भगो यहाँ से। अब बताइए हमारी जगह पे आप लोग होते, बताइए क्या स्थिति बनती, कहाँ जाए, पुरानी संपत्ति सब बेच आए जी। अब यहाँ इलाके में किसी से जान पहचान नहीं, कुटुंब परिवार नहीं, कहाँ जाते। भगवान न करे ऐसी परेशानी किसी को दे ईश्वर। मतलब आपका संघर्ष बचपन से ही प्रारंभ हो गया था। फिर इसमें इस जमीन पे फिर संघर्ष चले जी। 18 बेर हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुए, 32 मुकदमे चले इस जमीन के लिए। इस जमीन के लिए 32 मुकदमे चले सन 62 में। तो उस समय मुकदमे कहाँ पे, मतलब पेशी करने के लिए कहाँ पे जाते थे? अब ये समझ लो आप कि 11 में तहसील नहीं थी, हाँ बिल्कुल, विदिशा में सेशन कोर्ट नहीं था, भोपाल था। भोपाल, हाँ, और यहाँ कोई बसें नहीं थी, कोई रोड नहीं थे हैदरगढ़ क्षेत्र में कहीं भी। तो 84 गांव की जनता सब 11 पर पैदल जाते थे, मानोराय और बेगमगंज।
उस समय रास्ता कैसा था जाने के लिए? कुछ नहीं था, पद यात्रा बियाबान जंगलों में से निकलते हुए मानव रास्ते से होकर के विदिशा जाते थे पैदल पेशी करने के लिए। अच्छा, विदिशा पेशी करने 32 मुकदमे, कल्पना करो आप क्या स्थिति बनती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार जाके निकल के देखे आदमी पैदल चल के, कितना संघर्ष हुआ है। 3-3, 4-4 दिन तक हमारे लिए भोजन नहीं मिला, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले, पैर में टायर की चप्पल नहीं मिली। उस टाइम पे एक बस चलती थी विदिशा से ग्यारसपुर, एक बस चलती थी उस जमाने में, गुप्ता बस, किराया था 12 आना ग्यारसपुर से विदिशा का। तो कल्पना करो आप 32 मुकदमे, और जब पैदल विदिशा जाना हो और मतलब खाने के लिए दाना नहीं है, वकीलों को पैसे देने, न्यायालय में पैसे लगने, कहां से ले आए, जमीन पे कब्जा जमीन मालिक ने कर लिया। बताइए क्या स्थिति बनी होगी जी तो जाके पैर में फटी बिमाई, बोका जाने पीर पर आई, जी। चप्पल खा के कहलाती। तो हम पे भी संघर्ष जो किया है हमने दिन रात, वो हमारे दिमाग में है। तो इस जमीन को पाने में आपको कितना समय लगा था? इसमें हमें बहुत समय, सन 67 में मुकदमा जीत पाए हम, 1962 से लेकर 1967 तक। 67 में, और फिर वहां से फिर मुकदमे चले। बड़ा चलते चलते बहुत दिन हो गए, मगर आपके आशीर्वाद से गांव बस गया। अब हम सब स्वतंत्र हैं, सब अब जमीन मालिक हो गए हैं और सब आजाद हैं। अगर हम बात करें उस समय जो आपने समस्याएं देखी, जो परेशानियां देखी, और आज के समय की बात करें, उस समय और आज के समय में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। जब से हमसे बहुत अंतर है। उस समय पे परिस्थितियां बहुत ही दयनीय स्थिति थी जी, संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी थी। अब तो कम से कम यहाँ रोड बन गए हैं और यहाँ आवागमन के साधन हो गए हैं, पहले तो कुछ नहीं था। अब आते हैं समाज सेवा की ओर। आपकी समाज सेवा के लिए शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपकी रुचि कब जागी समाज सेवा को, या आपको कब ये ख्याल आया कि हमें समाज सेवा करनी चाहिए? अब जब हम मुकदमे जीते 32 मुकदमे, तो इसका प्रचार आसपास क्षेत्र में हो गया जी। तो इतने बड़े जमीन मालिक से जीते हैं इतनी सी उम्र में, तो लोगों की जो समस्याएं थी वो लेकर के हमारे पास आने लगे। तो अब हमें थोड़ा बहुत अनुभव हो गया था, कानून में, न्यायालयों में संपर्क हो गया था। तो जो भी हमारे पास आता था उसके लिए हम जो कुछ बनता था सब मदद करते थे। बढ़ते बढ़ते प्रचार प्रसार इतना हो गया कि पूरे क्षेत्र तो ठीक है, पूरे जिले में हम काम करने लगे, दूसरे जिलों तक में हम काम करने लगे अदालतों के। आज भी वह स्थिति है कि चाहे विदिशा न्यायालय हो, चाहे सागर की न्यायालय हो, चाहे भोपाल हो, चाहे तुम्हारे बेगमगंज हो, चाहे रायसेन हो, कहीं भी हो, आज जो भी समस्याएं जनता की होती जो हमारे पास आती, हम उनको बाकायदे व्यवस्था लगाते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली तक हम जाते, वहां से हमारे संपर्क है हमेशा के। तो जो जनता की समस्याएं होती हैं उनको हम जो बनता है हमारे लायक, हम उनको मदद करते हैं। कोई ऐसा खास फल था जिससे आपको लगा हो कि हमें समाज के लिए काम करना चाहिए, समाज के लिए लड़ना चाहिए? अब देखो, हमने आपको बताया कि अभी कह चुके हम कि जाके पैर में फटी बिमाई, बोका जाने पीर पर आई। बिल्कुल सही बात है। अरे चप्पल खा के कहलाती, जब इंसान ने कभी मुसीबत देखी नहीं, वो दूसरे की मुसीबत क्या समझे। तो हमने जो मुसीबतें देखी, आज हमारा फर्ज बनता है, तो हम आज समाज सेवा में हम जग गए कि जो हमने देखी आज ऐसी मुसीबत तुम्हारे ऊपर भी, घबराओ मत, जो हमारे लायक है। हम न तो वकील हैं, न जज हैं, न कोई हम करोड़पति अरबपति हैं, जो हमारे लायक है जनता के लिए हम समर्पित है। अच्छा, आपने हैदरगढ़ क्षेत्र में सबसे पहले किस चीज की मांग को लेकर आंदोलन किया या अनशन किया था? देखिए, यहां जब हमने देखा कि यहां कोई आवागमन के रास्ते नहीं है, जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय पे फिर हैदरगढ़ से हमने काले पाठी का हिम्मतपुर, हैदरगढ़ से हिम्मतपुर रोड के लिए मांग की। आखिर में वो स्वीकृत हो गई तो वो बन गया। फिर संघर्ष किया हैदरगढ़ से गैरतगंज जोड़ने के लिए, जब जाकर के संघर्ष के बाद जाके वो जोड़ मंजूर हो गया। फिर जब हैदरगढ़ से और तुम्हारे बेगमगंज रोड के लिए संघर्ष किया, जब वो मंजूर हो गया, फिर हैदरगढ़ से नौरजा से लोहरदा से झिरिया मंदिर लड़े, ये मंजूर हो गया। फिर हैदरगढ़ से मरगन्नाथ रोड के लिए लड़े, जब मुश्किल से जाके वो मंजूर हुआ,
जिसका काम अभी चल रहा, पूरा नहीं हुआ है। अभी नहीं, अभी बना काम हो गया शुरू, बिल्कुल काम शुरू हो गया है। फिर पुलिस चौकी थी यहाँ, 84 गांव की जनता और 2-3 सिपाही बैठे हुए थे चौकी में। अब ये जनता के लिए तकलीफ नहीं थी क्या, इसमें सबको 11 जाना पड़ता था। जब जा करके पुलिस थाने के लिए लड़ाई लड़ी, जब जाके पुलिस थाना बन सका। पुलिस थाने के लिए आपने लगभग कौन से सन में लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन किया था? देखिए तहसील थाने के सन 2010 में। 2010 में, हाँ, ग्यारसपुर में न्यायालय की स्थापना के लिए कि यहाँ न्यायालय बनाया जाए और हैदरगढ़ में पुलिस थाना और तहसील बनाई जाए। तो शिवराज सिंह से चर्चा हुई, जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे। तो शासन प्रशासन से बराबर संघर्ष किया हमने सन 2010 से। अंत में 15 मई 2013 में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री ग्यारसपुर आए अंत्योदय मेला में। वहां सार्वजनिक घोषणा की कि हाँ, हम हैदरगढ़ में पुलिस थाना और उप तहसील कायम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कोई कायम नहीं हुई। गजब की बात है, शासन प्रशासन कैसा कि मुख्यमंत्री की आवाज को भी ठुकरा दी। जब फिर संघर्ष किया, आमरण अनशन किए कई बार, जब बड़ी मुश्किल से जाके फिर पुलिस थाना बन सका और अब तहसीलदार भी बैठने लगे हैं। तहसीलदार भी बैठ रहे हैं अब तो। अच्छा, हैदरगढ़ में आपने हॉस्पिटल के लिए भी मांग की थी? हाँ, इसके बाद फिर अस्पताल के लिए शीतला सहाय स्वास्थ्य मंत्री थे जी, उस समय मांग की, जब जाके अस्पताल मंजूर हुआ। तो उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा था? संघर्ष में पूरा। क्या आपको कोई ऐसा आंदोलन करना पड़ा जिसमें जनता का साथ ना मिला हो, या कितना मिला, जिसमें दिक्कत ज्यादा आई हो, कोई ऐसा आंदोलन? देखिए, आंदोलन की जहां तक एक प्रश्न है कि जब यहां से वोट लेकर के जो आदमी जाते हैं ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, विधानसभा में, लोकसभा के लिए अपन वोट देते हैं जनता, वो काय के लिए जाते हैं, काय के लिए वोट देते हैं अपन? जनता की सेवा के लिए। बिल्कुल। और जितने कर्मचारी हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डीजीपी, तुम्हारे कोई भी हो, ये सब कौन है? जनता के नौकर है। ये जनता के नौकर है। देखिए, नाराज मत होना आप मेरे शब्दों पे, ये इनका कर्तव्य है कि ये जनता की आवाज सुने, जनता की उन्नति विकास के काम करें, जनता की सेवा में रहें, कर्मचारी और नेता। लेकिन अफसोस कि जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग, इसी प्रकार नेताओं में भी कुछ लोग वहां जाके चोर मौसियाओं के भैया बन जाते हैं। और जो जनता का खजाना है, जनता की खून पसीने कमाई, उसमें सांपनाथ और नागनाथ बन के बैठते हैं कि कैसे आए, कैसे, इसमें लगे हैं रात और दिन, इसी जनता की उपेक्षा करते हैं, जनता की बर्बादी कर रहे हैं। हमें अफसोस है कि जिन शहीदों ने अपनी जानें दी, फांसी पे चढ़े, गोलियां खाई, घर बर्बाद किए, जब मुगलों से और अंग्रेजों से सत्ता उनकी समाप्त करके देश आजाद करा पाया। लेकिन अफसोस आज हम बोल जी हजूरी कर रहे हैं, बोल गुलामी कर रहे हैं उनकी। हम वोट लेके जाते हैं या कर्मचारी अधिकारी बन जाते हैं, जनता आज भी जी हजूरी कर रही, फिर भी नहीं सुनती, जबकि उनका कर्तव्य है कि जनता की बात सुने और उनकी बात माने, लेकिन ये नहीं करते। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने कैसी कार्रवाई की और अब तक लगभग कितने अफसरों को रंगे हाथ पकड़वाया या निलंबित करवाया? सन 1976 में, सन 76 में प्रथम काम किया हमने। यहाँ के पटवारी थे शंकरलाल, ठीक है, उनको गिरफ्तार कराया रिश्वत के मामले में। इसके बाद ग्यारसपुर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल हरिचरण विश्वकर्मा को हमने गिरफ्तार करवाए। उन्होंने रिश्वत में? हाँ, रिश्वत में। विदिशा सत्र न्यायाधीश के रीडर रूपचंद जैन को गिरफ्तार किया। आपके विदिशा में सरकारी वकील कुंवर मनेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया। आपके ग्यारसपुर में घासीराम एसडीओ के रीडर को गिरफ्तार किया। ग्यारसपुर में तहसीलदार के रीडर तोमर को गिरफ्तार करवाया। अब हमसे, हमारे सामने कोई पैसा लेता नहीं है, डरने लगे, झेपते हैं, तो हम दूर से काम करते हैं। तो गंजबासुदा के तहसीलदार गिरफ्तार हुए, आपके अटारी खजरा के सब इंजीनियर हुए, गुलाबगंज के लीडर गिरफ्तार करवाए। यानी अभी तक बहुत लंबी है, अभी तक 33 हो गए, 33 को गिरफ्तार करके जेल भिजवा चुके हैं और मामले में। हाँ, और कई सौ
आपके सस्पेंड और बर्खास्त भी हो गए हैं अधिकारी। आज भी कम से कम 250 केस सूचना के अधिकार के हैं। तमाम प्रशासन से हम जानकारी मांगते हैं, उस पर कितनी जानकारी भी नहीं देते जो लोग, तो फिर उसके खिलाफ अपीलें चलती हैं। सब रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, देख सकते हैं आप। जब ओलावृष्टि हुई थी, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, तो उस समय आपने किस तरह की लड़ाई लड़ी? आमरण अनशन जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा, साहस का काम था। तो उस अनुभव को बताइए, आप वो कैसा अनुभव रहा आपके लिए? एक बार कुछ वर्षों पहले, अभी की बात है जी, ओलावृष्टि हुई क्षेत्र में, हैदरगढ़ में। जब ओलावृष्टि हुई तो तमाम फसलें बर्बाद हो गई, किसान बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। लेकिन अफसोस पटवारी ने मौके की जो जांच की, जिसने पैसे दे दिए किसान ने, वही रिश्वत वाले ने दे दिए, तो उसको तो लिख दिया पूरा नुकसान हुआ। ठीक है। और जिसने पैसे नहीं दिए उसका कोई नुकसान नहीं। ऐसे सैकड़ों किसान बेचारे रह गए, आवेदन देने के परेशान हो गए। शासन प्रशासन के लिए किसी ने नहीं सुनी। जब वो हमसे मिले तो हमने आवेदन नीचे से ऊपर तक प्रशासन को, शासन को दिए, नहीं सुने तो फिर अनशन पे बैठे, गुलनोठा में, आमरण अनशन पे। उसमें कई लोग बेहोश हो गए, हम भी बेहोश हो गए। हमें एम्बुलेंस से बिदिशा में भर्ती कराए। वहां फिर कलेक्टर और तमाम पूरे जिला प्रशासन के हमारे पास पहुंचे। जब हम होश में आए तो वहां जाके वो मंजूर किया और सब किसानों के लिए पैसे दिए, सबकी सफलता हुई। आप साहित्य में भी रुचि रखते हैं? साहित्य में? हाँ जी। तो आपने अपने अनमोल वचन या अनमोल दोहे के नाम से कोई संग्रह भी किया है? देखिए, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं जी, तो कुछ शिक्षा लेना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वकील बनना चाहते, जज बनना चाहते, कुछ भी तो कानून सीखना पड़ेगा। हाँ। इसी प्रकार तुम धर्म, जहां तुमने जन्म लिया है, तुम अगर धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे, नहीं समझोगे, तो तुम्हारे पास कैसे बुद्धि आएगी? तो हमने यहाँ चारों वेद यहाँ मौजूद हैं। चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, कर्मकांड, ज्योतिष, तमाम यहाँ मौजूद हैं। और आपके पूरे भारत के कानून जो प्रमुख प्रमुख खास हैं, तमाम भारत के कानून यहाँ मौजूद हैं। इसका अध्ययन किया और फिर हम भारत के अंदर और प्रदेश के अंदर जहां जहां भी हम गए, जहां भी जो हमें अनमोल वचन मिलते हैं, उसको हमने संग्रह किया। अनमोल वचन क्या है, सद्वाक्य क्या है? जो आदमी के पास, जिस आदमी के पास 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है, तो बड़े बड़े विद्वानों ने उसका सारांश एक एक 2-2 लाइन में भर दिया है, जिसे कहते हैं सद्वाक्य, कि इसी से जीवन सार्थक कर ले इंसान। तो ऐसे हमने लाखों की तादाद में हमने शब्द इकट्ठे किए हैं, संग्रह किया है। और हम बड़ी बड़ी जगह पे बुलाए जाते हैं, तो हम दीवार लेखन करते हैं सद्वाक्यों से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा काम किया आपने। और आपके कार्यों को देखते हुए आपको राष्ट्रपति महोदय से प्रशंसा पत्र भी मिला है? हाँ। ये कब मिला था आपको? लगभग कौन से सन की बात है ये? अब काफी समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी और आपके राष्ट्रपति जी के पत्र हमारे पास मौजूद हैं, उनके उस टाइम पे आए हैं। और बड़े बड़े प्रतिनिधियों के पत्र हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। जी। परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? बहुत कठिन। देखिए, परिवार चलाना जी और समाज की सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है। अगर परिवार की समस्या देखोगे तो समाज सेवा नहीं कर पाओगे, और समाज सेवा करोगे तो घर परिवार नहीं देख पाओगे। लेकिन हमें अभी तक ये ज्ञान नहीं है। हम किसान हैं, हमने सब बच्चों को सौंप दिया है। हमें आज तक ये पता नहीं कि किस खेत में क्या बोया है, कितनी फसल निकली, कितना क्या है, हमें घर में क्या है, हमें कोई ज्ञान नहीं है। बस इसके आंसू पहुंच, उसके आंसू पहुंच, जनता की समस्याएं सुनने में जीवन जा रहा है हमारा। भैया, पूरा जीवन आपने जनता, पूरा जीवन समाज में निकल गया हमारा। अगर कोई झगड़े हो रहे हैं किसी में, पति में, पत्नी में, परिवार में, गांव में झगड़े हो रहे हैं, तो हम जाकर के वहां उन्हें राजीनामा कराते, ताकि न्याय में न जाना पड़े, पुलिस में न जाना पड़े, चक्कर न लगाना पड़े। घर की बात घर में समझाने की कोशिश करते हैं। तो सैकड़ों नहीं, हजारों प्रकरण हम कर चुके हैं। और फिर जो जहां जिस लायक है उसकी सेवा में हम हाजिर होते हैं। और न किसी से हमें नोट चाहिए और न किसी से वोट चाहिए। जी, निस्वार्थ सेवा। जी। क्या आपके लिए, आपके जीवन में कोई आदर्श व्यक्ति है ऐसे जिन्होंने आपको दिशा दी हो?
अब ऐसे व्यक्ति तो अब हमारे बहुत से लोग हमारे यहाँ उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में सहायता की है जी जी। और हम उनके सेवक हैं और उनके मतलब हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं उन लोगों का। हम धन्यवाद है आप। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं पिछली जिंदगी में, तो आपको क्या लगता है कुछ और भी किया जा सकता था और अच्छा, या कुछ जो भी किया वो सब अच्छा हुआ? अब इसका तो हमारे पास ये है कि हम जब जिंदगी में देखते हैं जो भी संघर्ष किया है हम उसमें संतुष्ट रहते हैं। जो भी बन रहा है ईश्वर की कृपा से, जो कुछ हो रहा है ईश्वर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करने और कराने वाला कोई और है, हम लोग तो एक निमित्त हैं, कराने वाला कोई और है। हम तो उस मालिक पे भरोसा करते हैं, परमात्मा पे। हे प्रभु जिस प्रकार जो भी कराओ हम तैयार हैं। वर्तमान मुद्दे की बात करें अगर हम, जैसे वर्तमान में अभी एक मुद्दा है जो हैदरगढ़ क्षेत्र में बांध बनाया जा रहा है, जिससे लगभग 10-12 गांव डूब में आ रहे हैं, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि जिसने ये बांध मंजूर कराया है जी, और जिसने मतलब यहाँ जांच वगैरह की है वो कम मूर्ख नहीं है। मान लो कि अगर 100 किसानों की एक लाभ के लिए तुम बांध बांध रहे हो और 50 किसान डूब में जा रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। एक बड़ा बांध ना बांध करके उस बांधना नदी में कम से कम 2-3 बांध छोटे छोटे बांध देते, वहां छोटे छोटे बांध बांध दो, 2-3 जगह 4 जगह बांध दो, तो पानी रुक जाएगा, तो किसान बर्बाद नहीं होगा, किसान सिंचाई भी कर लेंगे और उजाड़ नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होंगे, कोई डूब में नहीं जाएंगे कोई भी। तो जी हमारी मांग शासन प्रशासन से है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर वही स्थिति है कि फिर संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास या मुआवजे की योजना बनाई है? इस विषय में कोई जानकारी मिली आपको? अब इसकी जानकारी अभी नहीं है। अभी नहीं है। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाने वाले हैं? क्या फिर आंदोलन की राह पर रहेंगे इस मुद्दे को लेकर? बस आखिरी आंदोलन होता है जब शासन प्रशासन अपनी मनमानी करता है जी, और जनता की भावनाओं को ठुकराता है, तो फिर जनता का फर्ज होता है कि वो आंदोलन करे जी। तो हम आंदोलन करेंगे इसके बारे में, मगर ये बांध नहीं बंधने देंगे। आप हम करें एक की बजाय 2-3 जगह बांध दे छोटे छोटे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। आज के युवा समाज सेवा से दूर होते जा रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए एक ही बात है कि आज लगा है आदमी पैसे के लिए। पैसा पैसा कहां से आए? इसमें जब बचपन से जैसा लड़का पैदा होता है वो पढ़ाते लिखाते हैं, तो काय के लिए पढ़ाते लिखाते हैं? माँ बाप पैसा कमाने के लिए सर्विस में लगाते हैं, समाज सेवा का कोई ज्ञान देते नहीं है। तो ये गलती माँ बाप की भी है। तो शिक्षा तो दे, तो ये माँ बाप की भी गलती है और जो शिक्षक हैं उनकी भी गलती है कि वो समाज में ऐसी मतलब शिक्षा प्रदान करें ताकि समाज सेवा भी हो और पेट भी अपना पल सके, परिवार ही चले। तो हमारा फर्ज है कहने का, गुरुओं से, शिक्षकों से, माता पिता से भी निवेदन है कि भैया अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा दो कि वो खूब पढ़ें लिखें, लेकिन समाज सेवा भी कुछ करें, जनहित के काम भी करें। आपने जिन संघर्षों में जनता को साथ में जोड़ा, वह जन जागरण कैसे संभव हुआ? अब जनता से जोड़ने के लिए क्या है, अब हमारा फर्ज तो समझाने का है। जी बिल्कुल, हमारा काम समझाने का जनता के लिए। जनता में फर्क इतना है, 1 मिनट के लिए बात आपकी जी, हम में जो अंतर है वो क्यों है? जब पृथ्वी का संहार हो जाता है, प्रलय और महाप्रलय हो जाता है, तो फिर पुनः इसका निर्माण होता है। वो करते हैं, निर्माण करते हैं भगवान ऊपर से। तो वहां से ब्रह्मा जी विष्णु और शंकर जी को प्रकट करते हैं। वो आद्य शक्ति जो परमात्मा जो है वो अदृश्य, वो दिखता नहीं किसी को। तो फिर ब्रह्मा जी जब नई सृष्टि रचना करते हैं तो वहां से द्वितीय और अदिति के, हम संक्षेप में बात कर रहे हैं, द्वितीय और अदिति से 2 वर्ग पैदा हुए, एक राक्षस एक में देवता। तो वो देवता और राक्षस जब भी थे तो वो देवता और राक्षस आज भी हम में हैं। तो अब हमारा कर्तव्य अपना है और उनका कर्तव्य अपना है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कभी कभी जे बढ़ जाते हैं, जे कम हो जाते हैं, कभी कभी जे बढ़ जाते हैं तो जे कम हो जाते हैं। तो कभी कभी
फिर भगवान राम को आना पड़ता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, 24 अवतारों में भगवान को आना पड़ता है इनके संहार करने के लिए, आप जैसे सज्जनों की रक्षा करने के लिए। और जब भगवान संकल्प कर देते हैं पूरा अपना, तो फिर भक्तों से क्या कह जाते हैं आप लोगों से कि भैया हमने अब राक्षसों का संहार कर दिया है, स्थिति सामान्य कर दी है, अब यहां से संसार से जा रहे हैं। अब भक्तों से हमारा ये कहना है कि अब ये दोबारा फिर न बढ़ पाए दोबारा ये राक्षस, इसलिए तुम इन पे कंट्रोल करो। लेकिन आज हम लोगों में क्या हो गया है कि सबको अपनी अपनी फिक्र है, यही जगत की रीत, और कोई भी संसार में नहीं किसी का मीत। जी। सब लोग अपने अपने घरों में बैठे, भाड़ में जाए, कौन लड़े कौन मरे। तो इसलिए ये लोग बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, पापी, पाखंडी, अधर्मी कितने बढ़ रहे हैं आज। आपका और हमारा कारण हम चुप हैं। क्यों कि अनाचार बढ़ता है कब, जब सदाचार अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है तब। जी। आपको कभी इस बात को लेकर निराशा हुई कि लोग साथ नहीं देंगे, साथ छोड़ देंगे, या सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता बराबर साथ देती है। जी। जितने भी संघर्ष किए हैं आज तक कभी फेल नहीं हुए हैं। पूरा जीवन निकल गया संघर्षों में, हजारों काम कर चुके हैं हम, कभी फेल नहीं हुए आज तक। जनता ने बराबर हमें साथ दिया है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे बाद आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी सतर्क रहेगी, और हमारी जनता आज भी साथ देगी जो धर्मी कर्मी है पापियों के खिलाफ। आने वाले समय में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अब आने वाले समय में अब हमारा क्या है, 82 वर्ष की उम्र हो गई है। जी। अब भगवान के घर जाने का हमारा समय हो गया है। तब तो जितना समय बचा है, तो अभी भी हम रात और दिन लगे हैं। जी जी। अब हम नहीं कह सकते कि हमें कब तक रहना है और कब तक क्या करना है, तो हम अपनी जिंदगी के बारे में खुद नहीं बता सकते कि क्या कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सरकार किसी खास क्षेत्र पर ध्यान दे? हाँ, जैसे कि अपने यहाँ जो अत्याचारी, अन्यायी, पापी, पाखंडी बढ़ रहे हैं, जैसे हमने जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म की है। अब बांग्लादेशी और पाकिस्तान बाहर के जो जितने भी मतलब विधर्मी लोग हैं, वे घुसपैठ करके हमारे करोड़ों की तादाद में भारत में आ गए हैं। हाँ, जो घुसपैठ कर रहे हैं भारत में आ रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाहिए। सरकार को लगा रही है, सरकार ऐसी बात नहीं है। जी। और यहाँ के अभी कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, बाहर भी किए हैं। अभी यहाँ के सूचना देने वाले भी हैं, अपन में गद्दार जो बैठे हैं, वो विदेशों में सूचना भेजते हैं, उनको भी गिरफ्तारी चल रही है। तो सरकार का भी कर्तव्य है, और सरकार का कर्तव्य उसकी जगह पे है, जनता का भी कर्तव्य है कि जनता ऐसी खुफिया तौर से और सबको देखे और उसकी सूचना सरकार को दे और उनको गिरफ्तार कराए। ये बिल्कुल बिल्कुल फर्ज है जनता का भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्पष्ट लिखा है कि कहनी है एक बात हमें, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, और संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। जी। ये गद्दार जो बैठे हैं, छिपे बैठे हैं, इनसे सतर्क रहो, इनको गिरफ्तार करवाओ। जी बिल्कुल। संघर्ष करो, ये जनता का भी कर्तव्य बनता है। आपके जीवन का कोई ऐसा खास पल जिसे आप कभी ना भूल पाए हो, जो हमेशा के लिए याद बन गया हो? अब ये तो एक आध बात तो है नहीं, एक आध समस्या तो है नहीं भूलने की। कितना संघर्ष किया है, वो पूरी घटनाएं याद आती हैं आज, और वो कभी भूल नहीं सकती। जितनी भी घटनाएं गुजर चुकी हैं, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे आज हम देखते हैं वर्तमान समय में जनता और प्रशासन के बीच जो दूरी है, वो कैसे कम की जा सकती है? जो जनता और उसके बीच में है, प्रशासन के बीच में, इसके पीछे खास कारण क्या है? जी। जो हमने अभी बताया आपको कि देवता और राक्षस दो वर्ग हैं। तो इसी प्रकार जो चुन के यहां से जाते हैं राजनीति में, और जो ऑफिसर अधिकारी बनते हैं, वो सभी बेईमान नहीं है, सभी गलत नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। उनमें कुछ लोग गलत हैं। उनको दंडित करने के लिए
जनता का भी फर्ज है कि उसके खिलाफ आंदोलन करे, जी बिल्कुल, आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाना चाहिए कि ये अधिकारी गलत कर रहा है, ये कर्मचारी या अधिकारी गलत काम कर रहा है। तो जनता का भी कर्तव्य प्रथम नंबर बनता है, लेकिन जनता चुप बैठी है, इसलिए वो लोग अपने आराम से अपने खा रहे हैं, मस्त अपनी मनमानी कर रहे हैं वो लोग। इसलिए जनता का कर्तव्य पहला बनता है जी। शासन और प्रशासन में कि जनता जो है जागरूक करे, सतर्क करे, जी हजूरी छोड़ दे। जो लोग जी हजूरी करते हैं वो कभी नहीं आगे बढ़ा सकते। जी। अच्छा, अगर हम राजनीति की बात करें, वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, जो शासन प्रशासन जो काम कर रही है, वो अच्छे कर रही है, कुछ गलत भी है नहीं, उसमें? इस स्टेप पे अगर देखा जाए तो जो भी सत्ता में है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी लेकिन कई प्रदेशों में केंद्र सरकार तो ठीक काम कर रही है, जी लेकिन कई प्रदेशों में आज बहुत बड़ी, देखो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, केरल आंध्र प्रदेश तरफ क्या हो रहा है, किनकी संख्या बढ़ रही है, किनकी संख्या घट रही है। ये तो कहने की बात नहीं है, ये तो आपको समझने की बात है। जी जी तो ये हमें सतर्क होने की बहुत जरूरत है। जी वर्तमान सरकार जो चल रही बहुत अच्छी चल रही है, और हम जनता से भी निवेदन करेंगे कि ऐसी ही सरकार का गठन कराएं जो अच्छे काम कर सकें। लास्ट में हम बात करेंगे हैदरगढ़ की। हैदरगढ़ मतलब देश तो आजाद हो गया था, लेकिन हैदरगढ़ में जो नवाबी शासन था तो उसकी गुलामी की कुछ परंपराएं चल रही थी। तो उन परंपराओं से, उन गुलामियों से आपने हैदरगढ़ के लोगों को कैसे आजाद करवाया, उसके लिए क्या क्या किया आपने? देखिए, आज भारत के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर देखो उन्नति विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन हैदरगढ़ क्षेत्र में जब नवाबी शासक थे तो खुल के नहीं बोल पाते थे। यहाँ की जनता जिहलवी में थी, दबे हुए थे। अब जब राजनीति आपकी आई, वोट हुए शुरू, सरकारें बनी, तो उन जो चुन के यहाँ से जाते हैं उनका कर्तव्य क्या बनता है? जनता की सेवा करना, जनता की समस्याएं दूर करना जी, और आज कर भी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात कहां है कि जहां के जिस क्षेत्र के लोग दबंग हैं, अच्छे हैं, कट्टर हैं और आवाज उठाने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, उनके लिए पहले मंजूर करते हैं, उनकी पहले सुनते हैं, उनके काम पहले करते हैं। और जो निचले तबके के हैं उनको बाद में। बस निचले तबके के हैं तो बस जी हजूरी वाले हैं, आगे पीछे घूमने वाले हैं, इसलिए उसकी उपेक्षा हो रही है। तो हैदरगढ़ क्षेत्र में उपेक्षा क्यों हुई, अब तक ये काम क्यों नहीं हुए? ये कारण थे। तो जी हजूरी करना छोड़ो, अपना संघर्ष करना सीखो। जो शासन प्रशासन है अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनको आग्रह करके, मजबूर करके, और वहां क्षेत्र की जनता के हित में उनकी भलाई के लिए काम करवाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज नवाबों के जमाने में जो कुछ स्थिति थी वो बात की चीज है, लेकिन अब वर्तमान देखो, अब पुरानी बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब तो नई स्थिति देखो कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे सभी लोग हैं, भाई हैं, सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि वे अपने देश हित में, अपनी जनता के हित में सोचें। केवल अपने ही अपना हित मत देखो, अरे अपना भी देखो लेकिन दूसरा का भी हित देखो, और अच्छे काम करने वाला का साथ दो और बुरे काम करने वाले का विरोध करो। हैदरगढ़ की बात करें अगर हम, तो बकरीद के मामले में जैसे हम देखते हैं, सन 2014 में ग्राम पंचायत के द्वारा परमिशन दी गई थी लिखित में, ग्राम सभा के माध्यम से, और सन 2020 में उसको निरस्त भी किया गया ग्राम पंचायत के द्वारा। लेकिन उसके बाद भी वो बकरा ईद के समय पड़ा काटना बंद नहीं हुआ था। तो उसके लिए आपने जो संघर्ष किया, तो वो संघर्ष आपका कैसा रहा और उसमें आपको कितनी सफलता प्राप्त हुई? देखिए, नाम है बकरा ईद जी, और काटे जाते हैं पड़ा, भैंसा और गायें। ये नवाबी हुकूमत रही है, यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र रहा है हैदरगढ़ क्षेत्र। तो यहाँ नवाबों के समय में भी पड़ा भैंस नहीं कटी बकरा ईद पे। विचित्र बात देखो। लेकिन कुछ दबंग लोग हैं, यहाँ के 2 आदमी आतंकवादी पकड़े गए भोपाल में, हैदरगढ़ के 2 आतंकवादी पकड़े गए भोपाल में। तो समझो इनकी साजिश क्या है, बहुत गंभीर हालत है। तो इन लोगों की इच्छा थी कि मांस का व्यापार बढ़े यहाँ हैदरगढ़ में। मांस का व्यापार बढ़ाने के लिए इन्होंने एक सरपंच था, उसको दबाव में बनाया, कैसे भी उसके दबाव में बनाकर उससे परमिशन ले ली।
कि हाँ पड़ा भैंस है काटो बकरा ईद के ऊपर, परमिशन ले ली और बस इनने पड़ा भैंस ने काटना शुरू कर दिया बकरा ईद पे। जब कटने लगे तो जनता को एतराज हुआ, जनता ने विरोध किया, नहीं माने तो हमसे कहा, तो हमारा फर्ज था कि हम भी उसका विरोध करें कि भाई बकरा ईद है, आप अब कुछ भी करो, लेकिन ये पड़ा भैंस काटने के लिए क्या है, ये गलत है। हमने विरोध किया, पुलिस थाने में गए, फिर एसपी कलेक्टर से मिले, गृह सचिव, आपके डीजीपी, मुख्यमंत्री से भी मिले, तमाम जिले के और प्रदेश के अधिकारियों से मिले हम, एक बार नहीं बार बार, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। तब हमने लिखित में दिया कि अगर बकरा ईद पे एक भी पड़ा भैंस कट गया तो हम अपनी गर्दन काट देंगे, खुद की कुर्बानी दे देंगे, मगर हम कुर्बानी होने नहीं देंगे पड़ा भैंसों की। यहाँ कितनी गाय कटी हैं, देख रहे हो आप, नए गांव में देखो आप, मोहम्मदगढ़ पे देखो आप, आज भी सैकड़ों गाय पुरानी कटी पड़ी हैं अभी तक। अच्छा, तो कितने ट्रक भर भर के जा रहे हैं गायों भैंसों के बाहर कटने के लिए, और आप देख रहे हो तमाशा। इसलिए मैं संघर्ष किया, बराबर प्रतिवर्ष करते 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 इस साल में पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। शासन प्रशासन ने बात मानी, तो यहां ये लोग हाईकोर्ट तक गए, कुछ लोग हाईकोर्ट तक गए, तो हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया, हाईकोर्ट ने उनकी आवेदन को निरस्त कर दिया, और आखिरकार जीत सच्चाई की हुई, सच्चाई की जीत हुई, और पड़ा भैंस कटना बंद हो गया, गायों का भैंसा का बंद हो गया कटना। हम बहुत बहुत आभारी हैं शासन प्रशासन के, और हम धन्यवाद देते हैं जनता के लिए, जनता ने सहयोग किया, बहुत प्रतिबंध लग गया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। अच्छा, वर्तमान में जैसे आज हम देख रहे हैं गांव गांव सड़कों पे गाय घूम रही हैं आवारा, उनको खाने को नहीं मिल रहा, उनको लोग रख नहीं रहे, छोड़ रहे हैं इस तरह से, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या क्यों हो रही है? सारी जड़ जो है जनता है। जनता जब उसके जीवन भर में जब तक तुमने दूध खाया तो घर में रखी, और जहां दूध छूट गया तो तुमने घर से भगा दी, ये किसकी गलती है? ये तो लोगों की जनता की खुद की गलती है। जी बिल्कुल। ऐसे लोगों को लिए तो दंडित करना चाहिए, जिसकी गाय क्यों छोड़ी तुमने। तो सरकार ने गौशालाएं बना दी है, तो गौशाला में जाकर जमा करो, भर्ती करो, लेकिन वहां गौशालाओं में भी पैसे लेते ही जो जमा करता है, वहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, गौशालाओं में भी, लेकिन सभी में नहीं, कुछ कुछ में। तो जनता का फर्ज है कि जिसने, अरे माँ तो तुम्हें 1 साल 2 साल तक दूध पिलाएगी, और वो तुम्हें जीवन भर दूध पिला रही है, तुम्हारी माँ है, तो ऐसी गाय के लिए कभी घर से बाहर मत भगाओ, आवारा मत छोड़ो, उसे कटने से बचाओ। ये जनता का फर्ज है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जनता समझेगी इस बात को और छोड़ना बंद करेगी गायों को? अब ये तो देखिए आपकी विचारधारा पर निर्भर है जी। अगर जनता अगर पसंद है, ये इन बातों के लिए पसंद करती है, तो बिल्कुल कसम खाएं, किसी भी प्रकार आवारा ना छोड़ें, अपने घर में रखें आजीवन, उसकी व्यवस्था करें, नहीं कर सकते तो गौशाला में छोड़ें। जी बहुत अच्छी बात है। शासन पूरा ध्यान दे रही है, फिर भी आप ध्यान नहीं कर रहे। अगर आप हैदरगढ़ की जनता से कुछ कहना चाहें दिल से तो क्या कहेंगे? बस हैदरगढ़ की जनता से तो यही है हमारा कहना जी कि अपनी अपनी मर्जी जो चला रहे हो, अच्छी बात है, अपना घर परिवार देखो, कोई मना नहीं है, लेकिन अपनी सामाजिक क्षेत्र की, समाज की जनता की जो है उन्नति विकास के भी तरफ ध्यान दो। और यहाँ के शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं या जो नेताजी ने चुनते हो, इन पर दबाव बना के अपने काम कराइए। बिल्कुल सही बात है। ये आपका काम है, जनता का, जनता को जागरूक होना चाहिए, जरूरी है। जनता जागरूक नहीं होगी तो एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। सारी महंगाई वो खाएंगे नहीं। कमा कमा करके देख रहे लोग विदेशों तक में जमा कर रहे हैं काला धन। ऐसी स्थिति है शासन प्रशासन में, ऐसे अधिकारियों की और नेताओं की। इसलिए आप जनता का फर्ज है कि जनता उनके खिलाफ आंदोलन करे, रोके, और उन ईमानदार जो भ्रष्टाचारी है, ईमानदार लोगों का काम है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, दंडित करें उनके लिए। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जिसे आप अपने जीते जी पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? बस हम तो ये चाहे कि सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें, मगर चोरी करके नहीं।
किसी की हिंसा करके नहीं, जी जी। बलात्कार करके प्रसन्न रहे, ये नहीं है। अत्याचार अन्याय ये सब समाप्त करें जनता हमारी, और धर्म पे चलें, अच्छे काम करें, नेक काम करें। किसी की आंखों में आंसू है तो उनकी आंखों के आंसू पहुंचे, किसी को रुलाए ना। देखो पैसा 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 रात दिन लगा है आदमी। अरे लाख जमा कर लो तुम हीरे और मोती, लाख जमा कर लो तुम हीरे और मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जी। काय में रख के ले जाएगा मूर्ख, तब यहीं छोड़ जाएगा, दूसरे उपयोग करेंगे और वहां भगवान के घर एक एक पाई के साथ तुझे देना पड़ेगा। इसे मनमानी मत करो, हरामखोरी मत करो, अच्छे काम करो, नेक काम करो, जो जनता से हमारी अपेक्षा है। अब उनसे प्रार्थना है हमारी कि अच्छे काम करो, नेक काम करो भैया, जनहित के काम करो। जी चलिए, अच्छी बात है। यही इंटरव्यू को अब हम समापन की ओर लेके चलते हैं, समापन की ओर लेके चलते हैं इंटरव्यू को। और आपका यह इंटरव्यू आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। आपने जो संघर्ष किए हैं, ये संघर्ष जब लोगों के सामने पहुंचेंगे तो आपके लिए वो एक मिसाल बनेगा लोगों के लिए। और आपके इस संघर्षों के लिए हम सलाम करते हैं दिल से। आप धन्यवाद आप सबके लिए, बहुत बहुत हमारी जनता के लिए, शासन प्रशासन के लिए, अच्छे लोगों के लिए प्रणाम हमारी तरफ से। भगवान सबको खुश रखे। ईश्वर। श्रीमान भैयालाल जी श्रीवास्तव जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। समाज के लिए कुछ करने की भावना ही असली धर्म है। हम दिल से आभारी हैं, आपने हमें अपना समय दिया और अपने अनुभवों से हमें समृद्ध किया है। दोस्तों, अगर आपको यह इंटरव्यू प्रेरणादायक लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व और एक प्रेरक कथा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।